अगर आज इस दुनिया से पैसे को खत्म कर दिया जाए, What is happening? तो कैसी होगी लोगों की ज़िंदगी। तो आज से 30,000 साल पहले जब मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। लोगों ने कैसे बकरियों के बदले चीज़ें लेनी छोड़ के मोबाइल से क्रिप्टो खरीदना शुरू किया। आज मैं आपको बताऊंगी बार्टर से बिटकॉइन तक का सफ़र, और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पैसों को एक नई नज़र से देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आया बार्टर सिस्टम। ये था क्या? आज से 30,000 साल पहले लोग खानाबदोश जैसी जिंदगी गुजारते थे, कभी गर्म इलाकों में तो कभी सर्द इलाकों में। इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन से कहीं कम थी, तो लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपस में चीज़ें एक्सचेंज करते थे, यानी बार्टर करते थे, जिसको बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, आप एक खानाबदोश हैं, किसी दूसरे कबीले में जाते हैं, वहाँ आप उनके पास कोई ऐसा बर्तन देखते हैं जिसमें खाना बहुत आराम से पक सकता है। आप क्या करते हो, आपके पास कुछ कपड़े होते हैं, आप कपड़ों के बदले उनसे वो बर्तन खरीद लेते हैं। इसको बोलते हैं बार्टर करना, यानी चीज़ें बार्टर करना, बार्टर एक्सचेंज करना। तो तब कोई काउंटिंग 1 2 3 का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था, रिच एंड पुअर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सब तकरीबन एक ही जैसी जिंदगी गुजारते थे। ऐसे ही 20,000 साल बार्टरिंग में गुजर गए, और देखा जाए तो आज भी हमारी जनरल लाइफ में हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बार्टरिंग का सिस्टम कहीं ना कहीं चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को कोई गिफ्ट दिया या किसी के बच्चों को ईदी दी, बदले में हम भी अपने बच्चों के लिए एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह से हम किसी की शादी में गए, हमने वहाँ पर उनको कोई गिफ्ट दिया, उनको पैसे दिए, तो क्या होता है कि वो रजिस्टर पर लिख लिए जाते हैं और बदले में ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो ये एक किस्म का बार्टरिंग सिस्टम ही है। एक बुक है डेविड ग्रेबर की, डेप द फर्स्ट 5000 ईयर्स, जिसमें वो बताता है कि बार्टर सिस्टम 2 स्ट्रेंजर्स में होता है, यानी डिफरेंट कबीलों के लोगों में, मतलब कि जहाँ ट्रस्ट नहीं होता था, लेकिन कबीले के अंदर के लोग आपस में फेवर करते थे। जैसे किसी ने आपसे गंदम मांग ली, आटा मांग लिया कि मेरे पास जब हो गए मैं आपको वापस कर दूंगा। बार्टरिंग सिर्फ वहां होती थी जहां ट्रस्ट नहीं होता था। फिर आता है काउंटिंग का कॉन्सेप्ट। 11,000 साल पहले लोगों ने खानाबदोश वाली जिंदगी खत्म करके एक जगह रहना शुरू किया, भेड़ बकरियां पानी शुरू की। फिर जब वो उनको बाहर चराने के लिए ले जाते तो वापसी पे उनकी कुछ बकरियां गायब होती। तो अब उन्होंने इसका एक सोल्यूशन सोचा। आखिरकार 10,000 साल पहले लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी, लोगों ने गिनना शुरू कर दिया। वो क्या करते थे, एक बकरी के बदले में एक पत्थर साइड पे रख देते, 2 बकरियों के बदले में 2 पत्थर साइड पे रख देते। इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद इंप्रूवमेंट्स आती गई। लोगों ने जब फाइनेंशियल डीलिंग स्टार्ट की, एक न्यू मेथड अपनाया। उन्होंने क्या किया, चीज़ों को काउंट करने के लिए क्ले के ऊपर पिक्चर्स यानी मुजस्मे बनाने शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 बकरियां दी हैं तो 2 पिक्चर्स बना दी। इसी तरह कमोडिटीज़ की लेन देन में क्ले के ऊपर पिक्चर्स बना दी। ये कुछ टाइम तक तो चलता रहा। अब एक टाइम आया जब उनके लिए ये क्ले टैबलेट्स मूव करना या फिर अपने पास रखना, सफ़र में ले जाना बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने छोटे छोटे इसके सिक्के बनाने शुरू कर दिए और इनको वो अपनी आसानी के लिए अपने गले में पहन लेते। लोग हर ज़रूरत की चीज़ में बार्टरिंग करते। अब बार्टरिंग में लोगों को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। फॉर एग्जाम्पल, मुझे राइस के बदले चिकन लेना है, लेकिन अगर किसी को राइस ही ना चाहिए हो एट अ टाइम, जिसको जो चीज़ अवेलेबल ही ना हो। अब यहाँ ज़रूरत पड़ी एक ऐसे सिस्टम की जो सब एक्सेप्ट कर सकें। इसके बाद सबसे पहले शेल्स आए, फिर गोल्ड आया, फिर सिल्वर आया। 1100 BC में चाइना ने पहला कॉइन बनाया एक एनिमल की शक्ल का। इसी टाइम मेसोपोटामिया में सिल्वर मिला और इजिप्ट में गोल्ड और कॉपर मिला, और लोग इसको एज अ वेल्थ यूज़ करने लगे। और एक इंटरेस्टिंग बात, इस वक्त लोग सिल्वर को गोल्ड से ज़्यादा वैल्यू देते थे, क्योंकि इस वक्त सिल्वर की क्वांटिटी गोल्ड से कम थी, इसलिए सिल्वर की वैल्यू गोल्ड से ज़्यादा थी। अच्छा, अब जिन लोगों के पास कोई भी प्रीशियस मेटल नहीं था, कोई भी वैल्यूएबल एसेट नहीं था, तो वो लोगों से कमोडिटीज़ बोरो करते थे। एज अ रिकॉर्ड एक क्ले टैबलेट के ऊपर वापसी की स्टेटमेंट लिखते थे। लेकिन इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। लोगों में एक ग्रीड आया लोन के बदले इंटरेस्ट चार्ज करने का। अगर आप मुझे 1 साल बाद चीज़ वापस करते हो तो उस पर मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। आप मुझे 8 के बदले 10 करेंगे और 10 के बदले 12 वापस करेंगे। इसी तरह इंटरेस्ट, जो कि हराम है, चलना शुरू हुआ। इसी तरह गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हुई, लोन के बदले इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। इसके बाद 600 BC में लीदिया ने बनाया सबसे पहला कॉइन। इसका साइज और वेट सेम था, क्योंकि ये एक किंग ने बनाया था, इसलिए इनकी वैल्यू भी हुई और इसको सबने एक्सेप्ट भी किया। अब गवर्नमेंट इसका वेट कम रखकर सेल करती थी। अगर 50 ग्राम का कॉइन था तो इसको सिर्फ 48 ग्राम सिल्वर यूज़ करके 50 ग्राम की प्राइस पर सेल करती थी, और 2 ग्राम का प्रॉफिट जो है वो खुद रख लेती थी। इसको मिडल ईस्ट, चाइना, इवन यूरोप सब ने एक्सेप्ट किया,
और कॉइन को स्टैंडर्डाइज किया गया। यहीं से स्टार्ट हुआ मनी का कॉन्सेप्ट। आज अगर हम बात करें फियाट करेंसीज की तो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता ये कहाँ से आ गई, तो उन्हें हिस्ट्री ऑफ मनी नहीं पता। अब देखें, हमने कॉइन की बात की जिसको किंग ने बनाया था, वो स्टैंडर्डाइज भी हुआ और लोगों ने इससे डीलिंग्स करना शुरू की। इसी दौर में दुनिया के पहले मनी चेंजर्स आए। ग्रीक में एक गुलाम था जिसने इतने पैसे जमा कर लिए कि अपना एक बैंक खोल लिया और सिटीजन राइट्स खरीद लिए, और जब वो मरा उसके पास 3,60,000 दिरहम्स थे, यानी आज का अरबपति। अब अगर मनी एक्सचेंज की बात की जाए तो उस वक्त जब लोग एक कंट्री की पोर्ट से दूसरे कंट्री की पोर्ट तक जाते थे तो उस कंट्री में उस वक्त जो करेंसी चल रही होती थी उससे वो अपनी मनी एक्सचेंज करते, उसमें प्रॉफिट रखते। 1000 साल तक तो यही कॉन्सेप्ट चलता रहा। अभी भी हम अगर देखें तो जब हम किसी दूसरे कंट्री जाते हैं तो आप करेंसी चेंज करवा सकते हैं। आप सऊदी अरब गए, आपको रियाल मिल जाएंगे, आप दुबई गए, आपको दिरहम मिल सकते हैं। इसी तरह पहले एज अ मनी ऑफ एक्सचेंज पॉलिटिक्स सेरेमनीज भी होती थी, जो कि आज भी अमेरिका में होता है। पहले भी जितनी वैल्यूएबल चीज़ें होती थी, इवन शेल्स, उनमें बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे, एज अ गारंटी, एज अ वेल्थ यूज़ करते थे। आज की अगर बात की जाए तो आप अपनी महंगी गाड़ियाँ गिरवी रखवाकर बैंक से लोन ले सकते हैं। उस वक्त साउथ अमेरिका में वेम्पम, शेल्स एज अ करेंसी यूज किए जाते थे। 1642 में अमेरिकन स्टेट वर्जाइना ने तंबाकू को एज अ लीगल टेंडर की शक्ल दे दी और ये 200 साल चलता रहा। इसी तरह ये तंबाकू, शेल्स, इवन स्पाइसेस, ये तमाम किसी वक्त में एज अ करेंसी यूज होते थे। अब फियाट करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को लोग कहते हैं कि कहाँ से आ गया, ये ब्लॉकचेन कहाँ से आ गया, हमें ये चीजें समझ नहीं आती। कागजी करेंसी बिल्कुल ठीक थी। जस्ट द रीजन इज दैट दे डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ मनी। समझने की बात है कि द थिंग इज न्यू, एवरीथिंग हैज बीन हैपेंड समवेयर सम टाइम। फियाट करेंसी को आए हुए अभी तो 100 साल हुए और हम 30,000 साल की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होती रही हैं। हमने बात की बार्टर सिस्टम की, फिर क्ले टैबलेट्स की, फिर शेल्स आए, सिल्वर आया, गोल्ड आया, कॉपर, कॉइन्स आए और फिर वेम्पम आए और तंबाकू आया, स्पाइसेस, ये सब एज अ करेंसी किसी टाइम में यूज़ होते रहे हैं। अब हम बात करेंगे कैश और मनी के कॉन्सेप्ट पे। हिस्टोरियंस बताते हैं कि 412 बीसी में रोम में एक टेम्पल बना जिसमें एक बुद्ध था जिसका नाम था मोनिता, जिससे मनी का वर्ड निकला, जिससे कहते हैं मिंट। मिंट वो जगह होती है जहां पर करेंसी छिपती है और सिक्के बनते हैं। लिंग्विस्टिक बताते हैं कि मनी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बेनिफिशियल, यानी कि फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़। इसी तरह पोर्तुगीज जब ट्रेड करते तो चाइना से साउथ इंडिया पहुंचे, वहां से जो सिक्के मिले उनको कहा जाता था कैसू, यानी स्मॉल कॉइन्स। तो यहाँ से लफ्ज़ निकला कैश का। अब हम बात करेंगे दुनिया के फर्स्ट नोट के बारे में। 118 बीसी में दुनिया का पहला लेदर पे करेंसी का नोट बना। इसको कलर्स के साथ पेंट किया गया, लेकिन तब इसको इतनी कोई वैल्यू नहीं दी गई। बहुत सी स्टेट्स अभी भी कॉइन्स, दिनार्स, दिरहम्स यूज करते थे। अब आगे कहानी आती है इन्फ्लेशन की। 117 बीसी में रोमन एम्पायर ने एक गेम खेली, कॉइन को डीबेस कर दिया और करेंसी इंटरचेंज कर दी। उन्होंने 10 ग्राम गोल्ड की वेटेज को कम करके 9 ग्राम कर दिया और प्राइस 10 ग्राम की रहने दी। जबकि जो बिजनेसमैन लोग थे, जो शॉपकीपर्स थे, जब इनको पता चला तो उन्होंने साथ ही प्राइसेस इंक्रीज कर दी। फॉर एग्जांपल, एक कॉइन 100 ग्राम गोल्ड का है, 100 रुपए का था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, 80 ग्राम कर दिया और प्राइस जो है वो 100 की रहने दी। शॉपकीपर्स ने भी 80 ग्राम वाली चीज को 100 में देना शुरू कर दिया। इसी तरह मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई। इस तरह से इन्फ्लेशन और डीबेसमेंट का एक नया कॉन्सेप्ट आया जिससे दुनिया वाकिफ हुई। इन्फ्लेशन मतलब पैसे वही होते हैं, चीज कम मिलती है और पैसा डी वैल्यू हो जाता है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती। ये सब 117 बीसी कबले मसीह स्टार्ट हो चुका था। ये अब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आता है राइस स्टोन, एक बड़ा सा पत्थर जिसमें एक होल कर दिया जाता था और इसको एज अ वेल्थ वॉलेट यूज किया जाता था। और किसी आफत की सूरत में एक कबीला दूसरे कबीले के पास गिरवी रखवा देता था, जैसे कि आज मोटरवे है। अगर हम बात करें राइस स्टोन की प्रॉपर्टीज की, राइस स्टोन की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो इसको खास बनाती थी, जैसे कि राइस स्टोन में करेंसी के अंदर पाई जाने वाली तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्कार्स। बहुत सारे राइस स्टोन अवेलेबल नहीं है, ये हर जगह नहीं पाया जाता, ये दरख्तों पर नहीं लगते, ये जमीन में नहीं उगते। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है ड्यूरेबल, यानी हवा का, पानी का, आग का इस पर कोई असर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बारिश आई और ये बह गया। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है नो डुप्लीकेशन, कोई भी इसके जैसा दूसरा राइस स्टोन नहीं बना सकता। इसको बनाना बहुत ही मुश्किल था, जैसे कि गोल्ड और किसी भी क्रिप्टो करेंसी की डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। कबीले में बस अनाउंस करना होता था कि फलां के पास जो है वो राइस स्टोन है और हर कोई अपना रजिस्टर अपडेट कर लेता था। राइस स्टोन एक सेंट्रलाइज सिस्टम है? नो, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जैसे कि आज की ब्लॉकचेन।
क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई एक बंदा ट्रस्टवर्दी होता और उसी पे ट्रस्ट करते, वो वही रजिस्टर को अपडेट करता। फॉर एग्जांपल वो बंदा नहीं रहता, वो बंदा मर जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन और किसी के पास नहीं होती, किसी ने किस चीज़ के बदले किसी से क्या लिया। अगर वो करप्ट होता तो वो किसी के पैसे खा सकता था, वो किसी के पैसे ज़्यादा कर देता, वो किसी के पैसे कम कर देता। तो कैसे राइस्टोन और क्यों डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आपको यहाँ इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक बार राइस्टोन एक गांव से दूसरे गांव शिप हो रहा था, क्योंकि पत्थर का वजन अच्छा खासा था तो पत्थर शिप जो है वो डूबता है और पत्थर जो है वो दरिया की तह में चला जाता है। लेकिन इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मनी का कॉन्सेप्ट ही यही है, आपकी पोजीशन में है या नहीं है, आप उसको ऑन ज़रूर करते हैं। क्योंकि लोगों को पता था कि पानी की तह में जो पत्थर पड़ा है वो फ़लाँ शख्स का है, उसके पास मौजूद है या नहीं है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम ट्रांजैक्शंस डीलिंग एज इट इज़ चलती रही। इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप ऑन करते हैं उसका नज़र आना भी ज़रूरी है। और अब भी बिल्कुल ऐसा ही है। पूरी दुनिया की करेंसी का सिर्फ 2% नोट्स जो हैं वो और कॉइन्स की शक्ल में मौजूद अवेलेबल है, और बाकी की करेंसी जो है वो डिजिटल फॉर्म में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने अकाउंट से किसी को 10 लाख में से 1 लाख सेंड किए तो उसके अकाउंट में 1 लाख डिजिट में इंक्रीज़ हो गए और आपके अकाउंट में 1 लाख डिजिट्स में डिक्रीज हो जाएंगे। यहाँ देखिए, बैंक के वॉलेट में फिजिकल कैश नहीं पड़ा, ओनली डिजिटल नंबर्स पड़े हैं, ओनली डिजिटल नंबर्स हैं जो कंप्यूटर के डेटाबेस में मौजूद हैं। आप देखें, यहाँ अभी भी हज़ारों साल पुराने कॉन्सेप्ट्स ही चल रहे हैं। नाम, डेटा, चीज़ें बदल जाती हैं लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही के वही रहते हैं। जैसे कि आपको किसी चीज़ को ऑन करने के लिए पोजीशन में होना ज़रूरी नहीं होता। आई रिपीट, पोजीशन में होना ज़रूरी नहीं होता। चीज़ आपकी पोजीशन में है या नहीं है, लेकिन आप उसको ऑन करते हैं। राइस्टोन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, जैसे कि आज की ब्लॉकचेन है। इसके बाद आता है पेपर नोट। 7th सेंचुरी में चाइना ने सबसे पहला पेपर नोट बनाया और ये एक मर्चेंट ने निकाला था जिसको जियोजी कहते थे। लोग अपने कॉइन, सिल्वर, गोल्ड के बदले मर्चेंट से करेंसी खरीद लेते थे और जियोजी जो मर्चेंट थे इसमें अपना 3rd कमीशन रखते थे। और देखिए, आज भी यही कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे शाही बाज़ारों में। इसके बाद 1652 में स्विस गवर्नमेंट ने एक स्विस बैंक बनाया और 16 जुलाई 1661 में फर्स्ट नोट इशू किया। 1694 में फर्स्ट ब्रिटिश नोट आया। 1775 में अमेरिकन फर्स्ट नोट आया जिसको कॉन्टिनेंटल नोट भी कहा जाता था। 1640 में एक अजीब वाक़या होता है कि जब किंग चार्ल्स लोगों का सारा पैसा मिंट में डाल देता है, इससे लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट से हट गया और उन्होंने सारा पैसा घर में रख लिया और आपस में लेन देन के लिए एज अ रिसिप्ट प्राइवेट नोट्स बना लिए। ऐसे ही जैसे आप अपनी गवर्नमेंट पर ट्रस्ट नहीं करते, आप ट्रस्ट करते हैं अखुवत पे, ईदी पर, उधर आप अपना गोल्ड रखवा देते हैं और वो आपको नोट इशू कर देता है और उन नोट्स के अगेंस्ट आप कंट्री में बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। इसी तरह एम्स्टर्डम ने जब लोन देना शुरू किया तो लोग पैसे लेकर भागने लगे एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो बैंक जो है वो बंद करना पड़ा। उस वक्त 5000 किस्म की करेंसीज चल रही थी। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बना और 1946 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। 19th सेंचुरी में अमेरिका ने 5000 किस्म के नोट्स बना लिए थे जो कि यूज किए जाते थे और अब लोग क्रिप्टो करेंसी पे एतराज़ करते हैं कि दुनिया में 800 किस्म की या इससे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं। उनको ये नहीं पता 19th सेंचुरी में हर मर्चेंट का अपना एक बैंक था, करेंसी थी जिसे लोग यूज़ करते थे। 1944 में IMF और वर्ल्ड बैंक बनाया गया। मकसद यही था कि होल वर्ल्ड मनी घूम फिर कर IMF के हाथों से जाए ताकि सबको अमेरिका कंट्रोल कर सके। IMF यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक बना तकरीबन पाकिस्तान बनने के 3 साल पहले। 1970 में जो नोट था उस पर लिखा होता था द बैंक विल पे ऑन डिमांड, यानी कि एक स्लिप की तरह यूज होता था। आप बैंक के पास लेके जाते थे तो नोट के बदले उतनी कीमत पर उतनी कीमती चीज आप खरीद सकते थे। तो इसको रिप्लेस कर दिया गया इन गोल्ड वी ट्रस्ट के साथ, क्योंकि पीछे गोल्ड कॉइन सब खत्म हो रहा था। आज भी अमेरिकन गोल्ड पर लिखा होता है इन गोल्ड वी ट्रस्ट। अमेरिका USD के बदले गोल्ड दिया करता था। जब अमेरिका की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई 1971 में निक्सन शॉक ने इसको कैंसिल कर दिया। 1975 में ओपेक पेट्रो डॉलर निकाला गया जिसमें पूरी दुनिया के कंट्रीज को बाउंड कर दिया गया कि वो सिर्फ USD से ऑयल खरीद सकते हैं। इससे USD की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। अब बात करते हैं फियाट करेंसीज पे। आज दुनिया में कोई भी करेंसी ऐसी नहीं है कि जिसके पीछे गोल्ड हो, तमाम करेंसीज फियाट करेंसीज है। गवर्नमेंट इस बात की गारंटी देती है कि इसके बदले में इनकी कोई ना कोई वैल्यू है। इसकी बैकिंग में कोई गोल्ड नहीं है, सिर्फ लोगों का ट्रस्ट है। अगर आज गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है तो आपके सारे के सारे पैसे सिर्फ एक रद्दी बन जाएं।
असल चीज तो यही है जो आपके पास गोल्ड है। फियाट करेंसी पे आप इतना ही ट्रस्ट कर सकते हैं जितना कि आप अपनी गवर्नमेंट पे करते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है? गोल्ड ने कंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि वो कितनी मनी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 100 kg गोल्ड है तो आप 100 kg के अगेंस्ट एक फिक्स अमाउंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब गोल्ड एबॉलिश था तो यूएस के पास $48 बिलियन थे एंड नाउ यूएस हैज $12 ट्रिलियन इन सर्कुलेशन। फियाट करेंसी गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो जितनी मर्जी करेंसी प्रिंट कर दे और वैल्यू को रिवाइज कर दे। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर अमेरिका इस मनी को प्रिंट कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? जवाब यह है कि पाकिस्तान नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान करेगा तो उसकी करेंसी डी वैल्यू हो जाएगी। अमेरिका की डी वैल्यू करेंसी इसलिए नहीं होती क्योंकि दुनिया भर ने अपना पैसा अमेरिका के पास रखवाया हुआ है। अमेरिका के फेडरल रिसोर्सेज में 25 से 30 फ्लोर नीचे तह खानों में जितना गोल्ड मौजूद है पूरी दुनिया में इतना गोल्ड नहीं है। कहते हैं पूरी दुनिया का 50% गोल्ड अमेरिका में न्यूयॉर्क के वॉलेट में मौजूद है। इसी तरह आप पूरी दुनिया में डॉलर के बगैर ऑयल नहीं खरीद सकते। डॉलर छपते रहते हैं, डिमांड सप्लाई बढ़ती रहती है, इसलिए डॉलर एक स्टेबल करेंसी कंसीडर की जाती है। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। हमारी कंट्री की करेंसी की बैग में गोल्ड नहीं है। जो चीज बैग में मौजूद है उसको कहते हैं बास्केट ऑफ कमोडिटीज। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसमें एक पर्सन कितने पैसों में बेसिक जरूरत की चीजें खरीद सकता है। फॉर एग्जांपल, प्याज, टमाटर, आलू, मीट वगैरह। इन तमाम चीजों की प्राइसेस मिलकर करेंसी की वैल्यू डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मोनोपोली मनी, एक करोड़पति गेम जिसमें मनी 100% वैलिड है। इससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन मोनोपोली गेम के बाहर आपकी इस पैसों की कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरह पाकिस्तान की जो करेंसी है आप उसको पाकिस्तान के अंदर ही यूज कर सकते हैं। आप यूके में अगर जाते हैं तो वहां आप पीकेआर यूज नहीं कर सकते, आपको पाउंड खरीदने पड़ेंगे। मनी इन्फ्लेशन की वजह से गायब भी हो जाती है। इन्फ्लेशन को जानबूझकर इकोनॉमिकल सिस्टम में डाला जाता है ताकि लोग पैसों को जमा ना करना शुरू कर दें। मनी ऑन एवरेज 3% अपनी वैल्यू में होती है। जैसे कि हम देखते हैं इन्फ्लेशन 8% है, 10% है। इसका मतलब ये है कि मनी ने अपनी वैल्यू 10 साल में 8 साल में खो दी है। आप अगर 10 लाख सेविंग्स में रखते हैं तो 30 साल बाद इसकी वैल्यू कम होकर हाफ रह जाती है। इसीलिए कुछ भी जमा करके रखने का कोई फायदा नहीं होता। और इन्फ्लेशन का मकसद ही ये है कि 3% की इन्फ्लेशन जानबूझकर रखी जाती है ताकि लोग जमा ना करना शुरू कर दें, बल्कि मार्केट में लगाएं, कोई घर खरीद लें, कोई गाड़ी खरीद लें। इसी तरह से पैसा जो है वो मार्केट में इनरोल होता रहे। और लोगों का अगर गवर्नमेंट से ट्रस्ट खत्म हो जाए तब भी मनी जो है वो खत्म हो जाती है। आगे हम बात करते हैं हाइपर इन्फ्लेशन की। अगर हम हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें, नवंबर 2008 में जिम्बाब्वे में एक ब्रेड $300 मिलियन की मिलती थी। ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी, उनके नोट की कोई वैल्यू नहीं थी, रद्दी के बराबर हो गया था। लोग बोरियां भर भर कर ले जाते थे और बहुत मुश्किल से एक ब्रेड खरीद सकते थे। आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आज $50 मिलियन का नोट है, 100 का है। मनी एक मजाक बन गई थी। तो क्या हुआ, लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट से हट गया। उन्होंने सारी मनी फेंक दी, इवन के टॉयलेट पेपर के तौर पर यूज की जाने लगी। लोगों ने अपनी करेंसी बनाकर यूज करना शुरू कर दी। इवन कुछ लोगों ने उसे काउंटरफीट मनी बनाकर भी यूज किया। उस टाइम इस काउंटरफीट मनी की वैल्यू रियल मनी से भी कहीं ज़्यादा थी। हर वो चीज़ जो लोग एक्सेप्ट करते थे एज अ मनी यूज़ की जाने लगी। और ये सिर्फ कोई 10 से 11 साल पुरानी बात है। अब आप देखें, आज के दौर में बहुत से स्कॉलर्स इस बात पर एतराज़ करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे बैकिंग किसकी है। तो बैकिंग तो फियाट करेंसीज के पीछे भी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट और लोगों का ट्रस्ट है, क्योंकि गोल्ड तो खत्म हो गया है। और अगर क्रिप्टो करेंसी पे एतराज़ है तो जो बाकी की करेंसी है, कागजी नोट हैं, उनके ऊपर भी तो एतराज़ होना चाहिए। फर्दर कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो जिम्बाब्वे की एग्जांपल मौजूद है, इसमें लोगों की करेंसीज जो हैं, लोग अपनी करेंसीज यूज़ कर रहे हैं, उनकी काउंटरफीट यूज़ कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। अब पैसे का होना इतना ही ज़रूरी है, इसके बगैर आप लेन देन नहीं कर सकते। ज़िंदा रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब जिम्बाब्वे में भी तो मुस्लिम्स और इंसान रहते थे, 11 साल से वो जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, क्या वो सब हराम है? क्योंकि इसके पीछे बैकिंग तो किसी की भी नहीं है। ये एतराज़ है जो उलमाए कराम क्रिप्टो करेंसी पर करते हैं। बहुत सी एग्जांपल्स हैं देखने को, जैसे कि सोमालिया, यहाँ गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती, शेलिंग्स को एज अ करेंसी यूज़ करने लगे। इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कोई भी वैल्यू नहीं थी, लेकिन फिर भी यूज़ हो रही थी। 1994 में ब्राज़ीलियन में लोगों ने न्यू करेंसी ब्राज़ील के नाम से इंट्रोड्यूस की और यूज़ की जाने लगी। 1999 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए, जिस पे एलिगेशंस लगी। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने तमाम USD अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट से ख़त्म हो गया।
लोगों ने अपना पैसा बाहर ले जाना शुरू कर दिया। आज भी बड़ी कंपनीज को देखें तो उनका सारे का सारा पैसा बाहर के यूरोप के बैंक्स में होता है। गवर्नमेंट अपने रूल्स चेंज करती है, रातों रात एक करोड़पति जो है वो रोड पर आ जाता है। बहुत सी एग्जांपल्स पाई जाती हैं दुनिया में नॉर्दर्न कोरिया को लेकर या फिर इंडिया को लेकर कि कैसे लोग जो है वो पैसों से मोहताज हो जाते हैं। पैसे के पीछे कोई गोल नहीं होता, सिर्फ लोगों का ट्रस्ट होता है जो कि करेंसी को सक्सेसफुल बना सकता है। अब आता है बिटकॉइन और एप्पल पे का जमाना। 2008 में सटोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के ऊपर पेपर पब्लिश किया। 2010 में फर्स्ट बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस हुई जिससे 2 पिज्जा खरीदे गए और जब क्रेडिट कार्ड्स आए तो उसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन से भी पिज्जा ही खरीदा गया था। फिर एप्पल पे आया और आज भी अमेरिका में 40% से ज़्यादा बिजनेसेस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एप्पल पे ही यूज़ करते हैं। 2015 में सैकड़ों के हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज दुनिया में आ चुकी थी। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ मनी जो हमने डिस्कस की। होप सो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।